अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू क्लासिक वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपना रिसर्च प्रपोज़ल या फिर सिनॉप्सिस को किस तरह से लिख सकते हैं। हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोज़ल एंड सिनॉप्सिस, ये आज हमने डिस्कस करना है। आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब आपने अगला काम ये करना है कि आपने एक रिसर्च प्रपोज़ल देना है या फिर आपने एक सिनॉप्सिस लिखना है। अच्छा, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास व्हाट इज सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोज़ल। यू हैव टू गिव समरी अबाउट योर वर्क। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है। नीचे ये बात मेंशन है कि यू हैव टू गिव समरी अबाउट योर वर्क। जो आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने मुख्तसर सा बताना है कि ये काम हम करने जा रहे हैं, ये हमने करने का डिसाइड किया है और ये काम हम करेंगे। ये है आपका सिनॉप्सिस होता है। ये आपको काम स्टार्ट करने से पहले सिनॉप्सिस राइट डाउन करके देना होता है और इसको आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपने क्या चूज़ किया है। तो ये होता है हमारे पास रिसर्च प्रपोज़ल या फिर सिनॉप्सिस, और इसको हम राइट डाउन किस तरह से कर सकते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होने जा रही है। ये भी इसके अंदर बड़ी अहम बातें बताऊंगी आपको मैं रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में। और रिसर्च प्रपोज़ल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका रिसर्च प्रपोज़ल अच्छा नहीं है, अगर आपका ये टॉपिक आपने सेलेक्ट किया और आपने उसका सिनॉप्सिस रेडी किया, लेकिन ये होता है कि आपका अगर सिनॉप्सिस अच्छा नहीं है तो वो यहीं पे आके रिजेक्ट हो जाता है, आप आगे फर्दर उस पर काम नहीं कर सकते। सो आपका रिसर्च प्रपोज़ल या फिर सिनॉप्सिस ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए और आप उस पर काम भी कर सकें। क्योंकि सिनॉप्सिस बनाने से पहले भी आपको बड़ी मेहनत करनी है, तो वो अगर मेहनत आप चाहते हैं कि आपकी ज़ाया ना हो तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन पॉइंट्स पे आप अमल करते हुए सिनॉप्सिस को रेडी करें। अच्छा जी, अब ये है कि ये हम पहले स्टडी कर लेते हैं। यू हैव टू टेल अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, व्हाट विल यू मेक एट द एंड ऑफ दिस रिसर्च। अब यहाँ पे ये बात है कि यू हैव टू टेल अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। आपने बताना है सिनॉप्सिस के अंदर कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट आर योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या हैं। व्हाट विल यू मेक एट द एंड ऑफ दिस रिसर्च, आप रिसर्च के एंड पे किस तरह के रिजल्ट आपके आएंगे, आप किस चीज़ के ऊपर काम करने जा रहे हैं, ये आपने अपने सिनॉप्सिस के अंदर बताना है। उसके बाद जी नेक्स्ट है आप हमारे पास, जब आपने एक रिसर्च प्रपोज़ल रेडी करना है तो उसके अंदर आपके कौन से मेन पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कौन से हेडिंग्स के साथ आपने रिसर्च सिनॉप्सिस जो है उसको रेडी करना है। वो हेडिंग्स जो है हम आज यहाँ डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मैंने आपको यही बताना है कि आप अपना रिसर्च जो है सिनॉप्सिस है वो किस तरह से रेडी कर सकते हैं, और सिनॉप्सिस को रेडी करने के लिए मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी कि ये पॉइंट्स आपने जस्ट लिखने हैं सिनॉप्सिस के अंदर और आपने अपना सिनॉप्सिस को बनाना है। ये आपने तब करना है जब आपने अपना सारा काम कर लिया हुआ है, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया हुआ है, अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया हुआ है और टॉपिक के अकॉर्डिंग जो पेपर्स हैं उनको भी आपने रीड कर लिया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपने परफॉर्मेंस करनी है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है या थ्योरेटिकल आपने जो भी काम करना है, उससे पहले आपको एक सिनॉप्सिस देना है। अपने ज़ाहिर है आप किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं रिसर्च, तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर आपको ये देना है कि आप ये करने जा रहे हैं। हम कुछ डिपार्टमेंट्स का ये रूल है कि वो आपसे एज अ डिफेंस लेते हैं, एज अ प्रेजेंटेशन लेते हैं इसको सिनॉप्सिस को, और कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि वो जस्ट आपसे रिटन फॉर्म में लेते हैं और फिर एंड पे आपसे डिफेंस लिया जाता है जब आप काम कर चुके होते हैं और आपके पास रिजल्ट आ चुके होते हैं और आप अपना थीसिस लिख चुके होते हैं, तब आपसे ये सिनॉप्सिस जो है वो डिफेंस के तौर पर लिया जाता है। उससे पहले आप जस्ट रिटन फॉर्म में इसको देते हैं।
तो अब ये है कि आपका जो सिनॉप्सिस है उसके ऊपर आपको बहुत सारा फोकस करना है। वो फोकस इस तरह से करना है, ये तो मैं आपको समझा दूंगी और बता भी दूंगी कि आपने कौन से पॉइंट्स को बना के किन किन पॉइंट्स के अंदर आपने सिनॉप्सिस को लिखना है। लेकिन सिनॉप्सिस लिखने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उस पे आपने मुकम्मल तौर पर स्टडी कर ली हुई है, उसका पीछे से बैकग्राउंड अच्छा सा पढ़ लिया है, आपने ये देख लिया है कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हैं अपने सराउंडिंग के मुताबिक आपने अपनी चीज़ों की अवेलेबिलिटी के मुताबिक आपने अपनी अगर किसी लैब में काम करना है तो वहाँ पे वो ऑपरेटर्स मौजूद है या नहीं मौजूद, ये सारा कुछ आपको सिनॉप्सिस देने से पहले देखना है। आप अगर केमिकल को यूज़ करना चाह रहे हैं तो अगर आपकी लैब में वो केमिकल मौजूद नहीं है तो आपको कहीं से पाकिस्तान के अंदर किसी मार्केट से मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर आप कोई ऐसा केमिकल आपने चूज़ किया है जो पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आप उसको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको ये सिनॉप्सिस से पहले डिसाइड करना है। अभी आपको सिनॉप्सिस से पहले सारी चीज़ें क्यों डिसाइड करनी है ये भी मैं आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहले बात ये इम्पोर्टेंट है कि आपने जो कुछ भी करना है, जो भी काम है, अगर आप मुश्किल से मुश्किल तरीन काम भी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप वो काम कर सकेंगे, आपके पास इतनी स्पेस है कि आप उसको पूरा कर सकेंगे। जो सिनॉप्सिस के अंदर आप बताएंगे कि हम ये रिज़ल्ट्स देंगे इस काम को करके, वो आप रिज़ल्ट्स दे सकेंगे या नहीं, ये आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, अच्छी तरह से लिटरेचर रिव्यू करना है, तो तब जाके आपने सिनॉप्सिस देना है। क्योंकि एट द एंड होता ये है कि जब आप सिनॉप्सिस दे चुके हैं और आप बता चुके हैं कि मैं ये काम करना चाह रही हूँ और इस तरह के मेरे रिज़ल्ट्स आएंगे, मैं ये चीज़ प्रिपेयर करूँगी। अच्छा, वो आप ये सिनॉप्सिस दे दिया, डन हो गया, आपका एक्सेप्ट हो गया, बड़ा दम था आपके सिनॉप्सिस में, बड़ा आपने अच्छा उसको बताया कि मैं ये भी कर दूंगी, मैं ये भी बना दूंगी, ये मेरा ऐसे हो जाएगा, मेरा इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो वो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जब आप काम करते हैं तो आपका उस तरह से वो आपको इन्वायरमेंट शायद मैसर नहीं आता या कुछ ऐसी वजूहात हो पाती हैं कि आपका वो नहीं बन पाता, तो फिर एट द एंड प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपने रिसर्च स्टार्ट कर ली हुई है, सिनॉप्सिस आपने दे दिया, इस बात को साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, यानी आपको रिसर्च करते हुए मे बी 3 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो आपको रिसर्च जस्ट करते हुए 2 से 3 साल तो मस्ट लग जाते हैं, और अगर आप एमफिल स्टूडेंट हैं तो तब भी 1.5 से 2 साल तो लग सकता है। बाय द वे मैंने 1 साल में कंप्लीट किया था एमफिल का अपना रिसर्च वर्क। एक मैं जनरल बात कर रही हूँ कि आपको इतना टाइम लग सकता है, और मास्टर्स में भी, एमएससी में भी आपका 1 सेमेस्टर ऊपर लग सकता है, मास्टर लेवल पे भी। अच्छा, तो ये है कि इस सारे टाइम ड्यूरेशन में आप ये मत समझिएगा कि आपने जो सिनॉप्सिस दे दिया, जो टाइम गुजर चुका है वो सिनॉप्सिस मतलब वो ठीक है, आपने बताया था कि हमने ये बनाना है, तो जब 2-3 साल इस बात को गुजर गए हैं, आपका जो रिज़ल्ट आएगा आप उसको डिफेंड करेंगे तो डेट्स इट। ऐसा नहीं होता। जब भी आपका फाइनल डिफेंस होगा, जब आप अपना काम कर चुके होंगे और रिज़ल्ट्स आ जाएंगे और आप अपना थीसिस लिखेंगे, तो वो जो आप फाइनल डिफेंस देंगे उसके साथ आपका सिनॉप्सिस भी रखा जाएगा और उसके साथ आपका सिनॉप्सिस भी चेक किया जाएगा कि आपने जो बताया था वो किया है, वो बनाया है या नहीं बनाया। तो इसलिए ये सिनॉप्सिस जो है ये बड़ी ही कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने ध्यान देना है और ध्यान से करना है। इसको आप इस तरह से नहीं कर सकते कि ठीक है, मतलब आपने सिनॉप्सिस एक फॉर्मेलिटी करनी है कि आप बना के दे दें कि हमने ये काम करना है। अगर आप डिफेंस नहीं इसका दे रहे, प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, तो अगर आप रिटन फॉर्म में दे रहे हैं तो भी इसको ईजी नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये सारी नोट डाउन की जाएंगी और एट द एंड आपका जब डिफेंस होगा तो तब इसके साथ वो कंपैरिजन इनका किया जाएगा कि क्या आपने जो बोला था, जो कहा था, जो लिखा था वो हुआ है या नहीं हुआ।
तो इसलिए आपने सोच समझ के सिनॉप्सिस लिखना है, सोच समझ के टॉपिक चूज़ करना है। आप वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। अपना आपने सराउंडिंग का भी हिसाब लगाना है, जहाँ आपने काम करना है वहाँ आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, उस चीज़ का भी हिसाब लगाना है। जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको मिल सकती है, अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। सिर्फ केमिकल की बात नहीं है, और भी 10,000 चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल के अंदर, या फिर अगर आप किसी तरह की भी रिसर्च कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि प्रैक्टिकल ही हो, किसी तरह की भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर ज़रूरी है। तो आपने सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी। तो आपने क्या करना है कि उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस चीज़ के ऊपर काम करने चाह रहे हैं वो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है कि जो आप काम कर सकते हैं, जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि अगर आपने एक केमिकल यूज़ करना है, अगर आप कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं तो आपको केमिकल अवेलेबल है तो ठीक है। आप उसके बारे में सारा सर्च करें कि इसके अंदर और आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए है जो आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो इसका मतलब यह है कि आप काम नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि रिसर्च के अंदर और भी 10,000 चीज़ें हैं जिनको लेके आपने काम करना है। सिर्फ एक दो केमिकल से या एक दो ऑपरेटर्स आप यूज़ कर रहे हैं उससे तो सारी परफॉर्मेंस नहीं होगी ना। तो आपको सारी चीज़ें देखनी है, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, सब कुछ आपके पास अगर अवेलेबल है। आपने एक लिस्ट बनानी है कि ये चीज़ें इसके अंदर दरकार हैं, वो आपको पता चल जाएगा। यानी अगर आपने कोई मेथड चूज़ किया है कि आप इस मेथड से काम करना चाह रहे हैं, कोई भी पार्टिकल्स बनाना चाह रहे हैं, तो वो मेथड आप पेपर से रिसर्च करेंगे, लिटरेचर रिव्यू से पढ़ेंगे उसको कि इस मेथड को यूज़ करते हुए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन सा ऑपरेटर्स चाहिए। तो वो सारा आप उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, फिर आप सर्च करेंगे अपने इर्द गिर्द अपनी लैब में जहाँ से भी आपको अवेलेबिलिटी है इन चीज़ों की। तो वो सर्च करने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमारे पास सब कुछ है, हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, तो देन आपने उसको डन करना है और फिर आपने उसका सिनॉप्सिस लिखना है। तो ताकि आप उसको अच्छे तरीके से पूरा कर सकें, उसके अंदर कोई इंटरप्शन ना आए और एट द एंड आपका वही रिज़ल्ट आए जो आपने पहले बताया है कि हम ये रिज़ल्ट आपको देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने लेकर इसको लिखना है सिनॉप्सिस को। सबसे पहले आप पॉइंट आ जाता है डिस्क्रिप्शन फॉर रिसर्च। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है रिसर्च की। सेकंड पॉइंट है नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। थर्ड वन है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फोर्थ है मटेरियल्स एंड मेथड। एंड फिफ्थ है एक्सपेक्टेड आउटकम्स। एंड सिक्स नंबर पे है रेफरेंसेस। अच्छा जी, अब हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है सबसे पहले डिस्क्रिप्शन फॉर रिसर्च। डिस्क्रिप्शन फॉर रिसर्च का क्या मतलब है? डिस्क्रिप्शन फॉर रिसर्च का मतलब ये है कि आपने यू हैव टू टेल अबाउट द बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
अच्छा, डिस्क्रिप्शन फॉर रिसर्च क्या है कि अगर आपने जो फील्ड चूज़ की है, सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। अपना जब स्टार्ट करना है काम तो डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या करना है कि जो आपने फील्ड चूज़ की है थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन देना है, यानी डिस्क्रिप्शन को आप इंट्रो ही समझ लें, मतलब टाइप ऑफ इंट्रो। तो आपने सबसे पहले जो फील्ड अपनी चूज़ किया थोड़ा बहुत उसका इंट्रो देना है। फिर जो आपने जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, मसलन आप सिल्वर सल्फाइड अगर बनाना चाह रहे हैं या सिल्वर क्लोराइड बनाना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत सिल्वर के बारे में बताएंगे, थोड़ा बहुत क्लोराइड उसके क्लोराइड्स के बारे में बताएंगे। इस तरह से थोड़ा बहुत आप इंट्रो देंगे जो चीज़ आप यूज़ करना चाह रहे हैं। यानी एक बैकग्राउंड बनाना है सबसे पहले, यानी जो पढ़ने वाला है उसको समझ आए कि आप एक्चुअली किसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, एक्चुअली आपका मकसद क्या है। तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने ये बताना है कि कोई डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि आप इस चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने पार्टिकल्स बनाने हैं, नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं, तो आप थोड़ा बहुत नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। यानी डिस्क्रिप्शन जब स्टार्ट करेंगे तो आप थोड़ा बहुत नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, यानी कि वो एक फील्ड है जिसके अंदर आप काम करने जा रहे हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी में बताने के बाद फिर आप नैनो पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर आप जो आपने नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं, जो आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं, फिर आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो ये सब कुछ आप थोड़ा थोड़ा करके मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन देंगे सारी चीज़ों का। तो ये सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे। ये होगा आपका सिनॉप्सिस का डिस्क्रिप्शन, जो कि आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी। सिनॉप्सिस शार्ट सा होता है। मेरे पास सैम्पल, मैं आपको सैम्पल के तौर पर एक दिखा भी दूंगी जो है ये सिनॉप्सिस कि आपने किस तरह से, कितना सिंपल सा और कितने पेजेस का और किस तरह से आपने ये सिनॉप्सिस लिखना है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड नंबर पे आ जाता है नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च के अंदर आपने बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ योर टॉपिक, आर यू कैन से स्पेशलिटी ऑफ योर टॉपिक। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ योर टॉपिक, आर यू कैन से स्पेशलिटी ऑफ योर टॉपिक। इसका क्या मतलब है? जब हम योर के ऊपर फोकस कर रही हूँ मैं, तो इसका मतलब आपको समझ आ रही है कि आपने अपने टॉपिक के बारे में बताना है कि अगर इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, आपने यही क्यों चूज़ किया, इसके ऊपर आप क्यों काम करना चाह रहे हैं, ये आपने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है इसकी। या फिर आप वो दुनिया की वाहिद बंदी हैं या बंदा है जो इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं और किसी के माइंड में ये आइडिया क्यों नहीं आया, आप इसके ऊपर क्यों काम करने जा रहे हैं। इन सारे सवालात के आपको जवाब आने चाहिए और ये आपने इसके अंदर लिखना है नीड एंड सिग्निफिकेंस के अंदर। तो आपने नीड एंड सिग्निफिकेंस के अंदर जस्ट ये लिखना है कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, यानी इसके अंदर ऐसी क्या ख़ास बात थी कि और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, तो आपने ये क्या काम क्यों चूज़ किया। दूसरा ये बात है कि आपने इतना ही कोई यूनिक काम है क्या, इसके ऊपर पहले कभी काम नहीं हुआ, किसी और ने इसके ऊपर कभी काम करने के बारे में नहीं सोचा, तो आपने फिर इसके ऊपर काम करने के बारे में क्यों सोचा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है नीड एंड सिग्निफिकेंस के अंदर। और अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चंस का नहीं पता कि किस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं और किस तरह से हम उनका आंसर दे सकते हैं, तो आप ये मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सारे आपके सवालों के जवाब दूंगी कि आपने किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। क्योंकि जब आपका डिफेंस होता है तो बहुत ही अजीब तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरह के ही होते हैं कि आपने क्यों ये किया और आपने ये कैसे किया। और अगर आपको इनके आंसर्स नहीं आते तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं इस सारे फेज़ से गुजरी हुई हूँ, इस सारे प्रोसेस से, तो मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दूँगी इनके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ऑब्वियस है कि आपने लिटरेचर के बारे में बताना है। अबाउट ऑल रिपोर्टेड आर पब्लिश्ड पेपर्स यू स्टडीड बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर मैंने आपको ये लिटरेचर रिव्यू, आपने इसके अंदर लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपने बताना है कि कौन कौन से आपने पेपर्स पढ़े हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने फील्ड के बारे में बताना है थोड़ा बहुत, फिर आप जैसे नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड है उसके बारे में बताना है, फिर आपने नैनो पार्टिकल्स के बारे में बताना है, फिर आपने वो जो चूज़ किया हुआ मटेरियल जो आपने बनाना है केमिकल, उसके बारे में भी आपने बताना है। सो आपने क्या करना है,
सारे का सारा लिटरेचर रिव्यू करना है। ज़ाहिर है लिटरेचर रिव्यू तो आपने जब माइंड बना लिया ना कि हमें रिसर्च करनी है, तो आपको लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करना है, उसी वक्त ही स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपको टॉपिक भी उसके अंदर से ढूंढना है, फिर टॉपिक को ढूंढ के उसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन भी उसी उधर से लेनी है। जो चीज़ आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, उसका सब कुछ भी आपको लिटरेचर रिव्यू से ही मिलेगा। तो लिटरेचर रिव्यू आपने करना है और फिर वह सारे का सारा लिटरेचर रिव्यू आपने यहाँ पे बयान करना है कि इस पार्टिकल से रिलेटेड आप अगर सिल्वर सल्फाइड बनाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने ये बताना है कि मैं सिल्वर सल्फाइड इस मेथड से बनाना चाह रही हूँ, लेकिन इससे पहले ये इस मेथड से किसी और ने बनाया है और इस साल में ये रिपोर्टेड हुआ, फलां बंदे ने ये इसको प्रिपेयर किया। या फिर आप इस तरह की अगर किसी और की प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब सिल्वर सल्फाइड जैसी किसी और की, तो आप ये बता सकते हैं कि इस जैसा ही प्रॉपर्टीज़ वाला एक और इस तरह का मटेरियल किसी और ने बनाया था और वो यहाँ पे इस ईयर में रिपोर्टेड है। तो ये सारा लिटरेचर रिव्यू अपने टॉपिक से मिलता जुलता जो उसके इर्द गिर्द घूमता हो वो आपने सारे का सारा बयान करना है लिटरेचर रिव्यू के अंदर। साथ में आपने रेफरेंसेस देने हैं, साथ में जिस बंदे ने उसको पे ऊपर काम किया हो उसका बताना है और जिस साल में उसने काम किया वो भी बताना है। ये सारा कुछ आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर बताना है कि हमने ये लिटरेचर रिव्यू के अंदर सिंपल आपने ये बताना है कि आपने ये लिटरेचर रिव्यू किया है, आपने ये पेपर पढ़ा है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, उसके बाद है जी हमारे पास मटेरियल्स एंड मेथड। अच्छा जी, मटेरियल्स डेट यू हैव टू यूज़ फॉर योर वर्क एंड योर मेथडोलॉजी। आपने जो चीज़ बनानी है, मसलन आपने जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही कि आपने सिल्वर सल्फाइड बनाना है, तो आपने बताना है कि इसके अंदर सिल्वर यूज़ होगा, इसके अंदर सल्फ़र यूज़ होगा, जो जो केमिकल्स इसके अंदर यूज़ होंगे वो आपने बताना है। और इसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आप ये केमिकल्स कहाँ से परचेज़ करेंगे, आपको ये केमिकल कहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा और जितने मटीरियल्स यूज़ हो रहे हैं, ये तो हो गया कि केमिकल आपने यूज़ करें, इसके अलावा और क्या क्या यूज़ होगा सेपरेटर्स के लिए, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको अच्छे से छानबीन करनी है, पड़ताल करनी है, सारी चीज़ों को देखना है। पहले आपने मेथड अपना सेलेक्ट कर लेना है, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया कि आपने मेथड अपना किस तरह से सेलेक्ट करना है रिसर्च करने के लिए। जब आपने टॉपिक चूज़ कर लिया उसके बाद आपने मेथड सेलेक्ट करना है। मेथड सेलेक्ट करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसको करते हुए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ों की आपने लिस्ट बनाई हुई होगी ऑलरेडी, तो वो आपने इसके अंदर लिखनी है कि आपका ये मटेरियल इसके अंदर यूज़ होगा। और उसके साथ फिर आपने मेथड लिखना है, अपनी मेथडोलॉजी लिखनी है कि आप ये मेथड यूज़ करते हुए इसको प्रिपेयर करेंगे, अपनी मेथडोलॉजी आपने बतानी है। तो यहाँ पे मटीरियल्स एंड मेथड के अंदर आपने सिंपल ये सारी की सारी मेथडोलॉजी नहीं बतानी, यानी मतलब ये नहीं बता देना कि इतना हमने केमिकल ये लिया, उसको इतने सोल्यूशन में ऐसे डाला, फिर हमने, बिल्कुल ऐसे नहीं बताना। यानी उसको एक्सप्लेन नहीं खोल के करना है कि जैसे आप ये ना हो कि आप सिनॉप्सिस दें, आपके काम करने से पहले कोई और उसके ऊपर काम कर ले। तो ये बिल्कुल इस तरह से नहीं करना। कोई भी चीज़ यानी सिनॉप्सिस के अंदर आपने कोई भी चीज़ इस तरह खुली डुली नहीं बतानी कि हर चीज़ ऐसे एक्सप्लेन करके एक्सप्लोर कर देनी है, सामने रख दो कि मतलब इसको कॉपी करे कोई और कोई आपके काम करने से पहले इस पे काम कर ले और वो अपना रिजल्ट पहले से दे दे और आपकी वो सारी मेहनत जाए। इस तरह से नहीं करना। अगर आपने बताना ज़रूर है, ज़ाहिर है सब कुछ बताना पड़ेगा आपको, अपना टॉपिक भी बताना पड़ेगा, अपना तरीक़ेकार भी बताना पड़ेगा, अपने मटेरियल सब कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन वो इस तरह से बस ये कि आपने बताना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना कि सारा एक प्रॉपर आप मेथड से बताना शुरू कर दें कि हमने ये चीज़ लेनी है, उसको इतने सोल्यूशन में ऐड कर देना है, इतना हमने टेम्परेचर रखना है, इतनी देर में उसकी स्टीरिंग करनी, सब कुछ ये नहीं बताना। बस इतनी मेथडोलॉजी बतानी है कि हम मेथडोलॉजी से मुराद जैसे मैंने आपको बताया, हम जी इसको केमिकल मेथड से प्रिपेयर करेंगे या सिंपल हम इसको ग्रीन मेथड से प्रिपेयर करेंगे, या जो भी आप इस तरह यानी एक मेथड ही आप बता देंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस उसको बता देंगे कि इस मेथड को हम यूज़ करते हुए ये चीज़ प्रिपेयर करेंगे और इसके अंदर ये हमारे पास सेपरेटर्स और ये मटेरियल यूज़ होगा, डेट्स इट। ये आपने मटेरियल एंड मेथड्स के अंदर बताना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटकम्स। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने ख़ास तौर पर ध्यान देना है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स के ऊपर। व्हाट यू विल गेट एट द एंड ऑफ दिस रिसर्च। इस रिसर्च की एंड पे आपको मिलेगा, यानी आपके रिजल्ट्स क्या होंगे, यही एक्चुअली मेन पार्ट है। ये जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स है ना, इन्हीं को ही
आपके जो थीसिस है उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा इन्हीं पॉइंट्स का। ये जो आप एक्सपेक्टेड आउटकम्स में जितने भी पॉइंट्स लिखेंगे ना कि हम ये बनाएंगे, ऐसे बनेगा, हमारा ये बनेगा, इन सारे पॉइंट्स का आपको कंपैरिजन किया जाएगा फाइनल थीसिस के साथ, जिसके अंदर आपका बन चुका होगा, जिसके अंदर आपने ये बताएंगे, आप जिसके अंदर ये बताएंगे कि हमने ये बना लिया, हमारा ये बना, हम ये बना चुके हैं। उसके साथ इन चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा कि हम ये बनाएंगे, हमारा ये बनेगा। तो इसको उसके साथ कंपेयर किया जाएगा कि जो आपने बताया था, चाहे आप 5 साल एक रिसर्च करें, तो लेकिन आपने जो पहले बता चुके हैं वो सेव रहेगा, और उसके साथ इसके साथ उसको कंपैरिजन किया जाएगा कि जो आपने बनाया उसके साथ, कि आपने जो बताया था क्या वाकई वो ही बना है। तो आपने सोच समझ के एक्सपेक्टेड आउटकम्स लिखने हैं कि आप जो बताएंगे यहाँ वो वाकई आपसे बन पाएगा या नहीं। इस बात के ऊपर मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, और इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ये ना हो कि एट द एंड आपका सब कुछ रिजेक्ट हो जाए, यानी सिनॉप्सिस भी कर लिया, काम भी सारा कर लिया, सारे रिजल्ट्स भी आ गए, लेकिन एट द एंड वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि जो आप बनाना चाह रहे थे उससे अगर एक पॉइंट भी आगे पीछे हुआ तो वो आपका सारा रिजेक्ट हो सकता है, यानी आपका टॉपिक से अगर मैच नहीं कर रहा तो इस तरह से ये होगा कि आपने इसको ध्यान से एक्सपेक्टेड आउटकम्स को लिखना है कि आप इसके अंदर देखना है कि क्या क्या आपने बताना है, जो आपसे बन सकता है वही आपने बताना है, ताकि आगे फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर वही क्या, रेफरेंसेस ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू। अब वो आपने जिस तरह से लिटरेचर रिव्यू के, यानी स्टार्ट में जो पहला एक पॉइंट था ना, डिस्क्रिप्शन फॉर रिसर्च, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लिटरेचर रिव्यू देंगे। यानी आप नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बता रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि आपने फील्ड के बारे में बताना है, आप नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, और फिर आप उसके नैनो पार्टिकल्स के बारे में बता रहे हैं, फिर जो आपने मटेरियल लिया उसके बारे में आप बता रहे हैं। अब ये सारी बातें आपको कैसे पता, अब एक अननोन बंदा है, मतलब किसी भी बंदे से मैं अगर पूछ लेती हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो उसको क्या पता नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? जब तक वो उसको रीड नहीं करेगा, उसको स्टडी नहीं करेगा, उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू नहीं करेगा, तो उसको ये बात कैसे पता चलेगी कि पार्टिकल्स का साइज़ कितना होता है, वो सारा कुछ, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। तो इसके लिए आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, और वो जो आपने लिखना है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा इनके बारे में, यानी इंट्रो जो देना है, वो इंट्रो भी आपने विद रेफरेंसेस देना है। रेफरेंस के बगैर आप इंट्रो नहीं दे सकते कि आपने ये अगर इसके बारे में पढ़ा है तो ये आपने कहाँ से पढ़ा है, कौन से पेपर से आपने इंफॉर्मेशन ली है, वो पेपर की आपने साथ में रेफरेंस देना है। जिस बंदे ने ये रिपोर्ट किया था उसका नाम, उस किस साल में किया था, वो सब आपने साथ में उसके रेफरेंस देना है। वो रेफरेंस हो गया, उसके बाद फिर आप जब नीचे आते हैं लिटरेचर रिव्यू में, जब आप जो आपने बनाने जा रहे हैं उसके बारे में जो आपने पढ़ा होता है उसके भी आपने सारे रेफरेंसेस देने हैं। तो यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर आप सारे रेफरेंस देंगे जो आपने यूज़ किए हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट मिसिंग है, मैं एक बार इसको फिर से देख लेती हूँ। मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद कोई पॉइंट मिस कर गई हूँ मैं। एक रेफरेंसेस हो गया है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, मटेरियल्स एंड मेथड है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च है, डिस्क्रिप्शन फॉर रिसर्च है। यस, एक पॉइंट मैंने मिस किया है। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन फॉर रिसर्च है, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, मटेरियल्स एंड मेथड है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, रेफरेंसेस है। अभी जब मैं आपको बता रही थी रेफरेंसेस या एक्सपेक्टेड आउटकम्स के बारे में बता रही थी, तब वो मेरे माइंड में आया था पॉइंट। तो हाँ, यस, यहाँ पे भी मैंने वो मेंशन नहीं किया, मुझसे मिस्टेक हो गई। जब मैं आपको बता रही थी तो मुझे लग रहा था कि एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे जब हमने लिखा है ना डिस्क्रिप्शन फॉर रिसर्च, यहाँ पे अपने इसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखना था। सेकंड पॉइंट ये था। टोटल 7 पॉइंट बनते हैं, इसके 7 पॉइंट बनते हैं। डिस्क्रिप्शन सॉरी, यहाँ पे मुझसे मिस हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। जहाँ पे ये है डिस्क्रिप्शन फॉर रिसर्च, इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च के बाद आएगा थर्ड पे नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, और फिर फोर्थ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिफ्थ पे मटेरियल्स एंड मेथड, सिक्स्थ पे एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड सेवन्थ पे आएगा रेफरेंसेस।
तो उसके बाद यहाँ पे मैं उसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन फॉर रिसर्च के बाद आपका सेकंड पॉइंट आना था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, यानी आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो वो आपने बताना है कि हम ये बनाना चाह रहे हैं, इस मटेरियल को यूज़ करके हम ये बनाएंगे, ये आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। और ये आपके पास सेकेंड पॉइंट पे आता है, ये यहाँ पे आपने पॉइंट ऐड कर लेना है। अब मैं आपको एक दिखा देती हूँ सैम्पल इसका सिनॉप्सिस का। मैं अपना ही आपको सिनॉप्सिस दिखाती हूँ उसका सैम्पल, यानी कि बस वो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से सिनॉप्सिस लिखना है। ये मेरे पास सिनॉप्सिस है। ये देखें जी, ये सिनॉप्सिस है। फर्स्ट पॉइंट है इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च वर्क। सेकंड पॉइंट इसका आता है नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, उसके अंदर आ जाता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। और फिर थर्ड पे आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसके बाद आता है मटेरियल्स एंड मेथड। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम्स। उसके बाद रेफरेंसेस है। ये टोटल हमारे पास 11 पेजेस का 11 पेजेस का ये हमारे पास है सिनॉप्सिस है। 7 to 8 पेजेस का सिनॉप्सिस भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास ये 9 to 10 पेजेस का भी सिनॉप्सिस हो सकता है। उसके बाद हमारे पास ये 10 to 11 का 11 to 12 पेजेस का भी, यानी आपने मुख्तसर सारे सब के बारे में बताया। जैसे कि आपको इसमें देखा जा सकता है कि आपने कितना कितना लिखना है। मसलन ये आपके पास ये है ना, अगर नैनोटेक ये है ना डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च वर्क, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कितना 1 पेज 2 पेज 3 पेज डिस्क्रिप्शन यानी इंट्रो के दे दिए हैं। फिर आपके 4th पेज पे नीड एंड सिग्निफिकेंस स्टार्ट हो गया और वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव नीड एंड सिग्निफिकेंस वहीं पे ख़त्म हो गया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टार्ट हो गया, वो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर 2-3 पेजेस पे जाएगा। मटेरियल्स एंड मेथड आपके 1 पेजेस पे जाएंगे। एक्सपेक्टेड आउटकम्स अब बिल्कुल मुख्तसर से आपने बताना है और उसके बाद आप डायरेक्ट रेफरेंसेस के ऊपर आ जाएंगे। तो ये मुख्तसर सा आपने बताना है। अब ये बनाने के लिए आपने कितना ज़्यादा आपने किया है, इसका फॉर्मेट आपने किस तरह से यूज़ किया है, या वर्ड के अंदर आपने स्केल किस तरह से चूज़ किया है, या आपने ये सारा कुछ अगर मतलब आपको जानना है कि हम किस तरह से सिनॉप्सिस राइट डाउन कर सकते हैं, किस तरह से हम स्केल ले सकते हैं, किस तरह से फॉर्मेट हो सकता है इसका, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सिनॉप्सिस से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड, या इस वीडियो में से कोई क्वेश्चन हो, या इससे पहले जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिसर्च में हैं उनको अगर किसी पॉइंट पे आगे कोई प्रॉब्लम आ गई है उनसे, तो वो मुझे बताएं। मैं वीडियो बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आपके सवालों के जवाब भी दूँगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे आप बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके लोगों के लिए वो भी बनाऊंगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।